आज के लेक्चर में पहले हमने व्यूज़ को देखना है कि व्यूज़ को थोड़ा आप बेहतर कैसे कर सकते हो। फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चीज़ें तो सेम ही है। अगर आपको लॉगिन करवाना है, साइन इन करवाना है, तो आप सिंपली एक ईमेल पासवर्ड की आप फील्ड बनाते हो, एक बटन लगाते हो, उस पर जब क्लिक होगा तो आपकी साइन इन की ऑप्शन जो है, जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म होगी। अब आपके सामने एक ये भी व्यू है, ठीक है, काम तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें तो डिफरेंस आपके सामने है। सिर्फ चंद एक चीज़ें ऐड करने की बात है। चीज़ें क्या ऐड की हैं? एक तो टाइटल दे दिया ऊपर, उसके बाद थोड़े मार्जिन सेट किए, यहाँ पर भी मार्जिन आपको नज़र आ रहा है इसके लिहाज से। फिर इन दोनों का आपस में मार्जिन है थोड़ा सा, अगर आप ये नहीं देंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं लगेंगे। जो एडिट टेक्स्ट है उनके अंदर हिंट सेट किया, ठीक है, वो भी सेम नहीं रखा उसके लेबल के हिसाब से। वो एंटर ईमेल, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ इस तरह का आप हिंट दे सकते हो, तो वो हो गया। और उसके बाद साइन इन बटन और इनके दरमियान जो फ़र्क है, मार्जिन है, वो ज़्यादा है इन दोनों के लिहाज से। इससे क्या होता है कि व्यू आपको थोड़ा सा सेपरेट लगता है कि ये कोई अलग चीज़ है, अलग एक्शन है और ये चीज़ें अलग है। तो आप जैसे ग्रुपिंग कर देते हो ना किसी व्यू की, तो उसके लिए किया जाता है कि जो आपका नॉर्मल चल रहा है, मार्जिन चल रहा है, फ़र्क एक दूसरे से स्पेसिंग का चल रहा है, उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हो, तो उससे ज़रा डिफरेंट हो जाता है व्यू। तो चंद एक चीज़ें करने से ही आपको जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। तो जब भी आप भी व्यू डिज़ाइन कर रहे हो तो इन चीज़ों का सारा ख्याल रखो। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 14 डीपी जो है वो पूरी पैडिंग मिली हुई है पूरे व्यू को। अगर आप इसको ख़त्म कर देते हो, कुछ भी नहीं देते, तो ये बिल्कुल एक साथ साथ जुड़ जाएंगे स्क्रीन पर। और इवन कई मोबाइल पे तो जो करेक्टर है वो भी आपको ठीक से नज़र नहीं आएंगे। हो सकता है किसी मोबाइल पे वो एज इतना ज़्यादा है, उसका बेजल है साइड पे, जो ई आधा आपको नज़र आए या ई पूरा ही नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। तो इन चीज़ों का नेक्स्ट टाइम से जब भी आपने अपने व्यू डिज़ाइन करने हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले लेक्चर्स में बताई हुई हैं कैसे आपने अप्लाई करनी है, उनको लाजमी अप्लाई करें, आपके व्यू में कंसिस्टेंसी भी नज़र आए। यानी ये जो मैं दे रहा हूँ, और अगली फील्ड भी अगर आप यहाँ पर एक और फील्ड भी ऐड करते हैं तो इसका ऊपर से जो मार्जिन है उसका भी उतना ही होना चाहिए। अगर इनमें स्पेसिंग आपको 10 डीपी नजर आ रही है तो यहाँ भी 10 डीपी हो, फिर ऐसा ना हो, क्योंकि वो एक पूरा पार्ट है। बटन को सिर्फ हमने सेपरेट किया, ठीक है, कि ये एक्शनेबल है, ये थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, इससे वो ज्यादा नुमाया भी हो जाएगा, साथ नहीं जुड़ेगा। और इसका टेक्स्ट साइज भी ज्यादा है इस बटन का कंपेयर टू एडिट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो इन चीजों का ख्याल रखें ताकि आपके व्यूज जो है वो बेहतर बने। व्यूज के बाद हम बात करते हैं जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है उसकी। अब बेसिक जो फ्लो चलता है ना हर एप्लीकेशन में, जो एक नॉर्मल फ्लो होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहली स्क्रीन आती है साइन इन की, ठीक है, जैसे ये स्क्रीन है, कोई आपकी साइन इन की स्क्रीन आती है। उसके बाद जब अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर आगे होम स्क्रीन आनी होती है। जैसे ये एक होम एक्टिविटी बनाई है, इसमें सिंपली अभी के लिए जो मैंने सेट किया हुआ है, वो इसमें एक टेक्स्ट सेट किया है जिसमें होम स्क्रीन लिखा हुआ है बस। तो होम एक्टिविटी एक होती है, और इसके अलावा अगर न्यू यूजर है तो आपने क्या करना होता है, साइन अप की ऑप्शन देनी होती है यूजर को, ठीक है। मैंने अभी वो इंप्लीमेंट नहीं की, वो सिंपल है, आप यहाँ पर एक लेबल लगाते हो, वो साइन अप में जाता है और साइन अप कर लेता है। और अगर सक्सेसफुली साइन अप हो गया तो मैंने आपको बताया था कि फायरबेस के अंदर साइन अप जो है वो साइन इन भी हो जाता है। अगर सक्सेसफुली साइन अप हो गया तो इसका मतलब वो साइन इन भी हो गया, तो डायरेक्टली आप उससे भी होम स्क्रीन पे चले जाते हो, तो दोनों का फ्लो सेम होगा। आप सक्सेसफुली साइन अप हो जाते हो तब भी आपने वही करना है जो आपने सक्सेसफुली साइन इन में करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर होम की बात करूँ, जो मैंने बताया कि अगली स्क्रीन आनी होती है साइन सक्सेसफुली साइन इन के बाद, तो उसमें मैंने सिंपली एक टेक्स्ट व्यू लगाया और एक बटन लगाया हुआ लॉग आउट का। ये लॉग आउट की ऑप्शन आप कहीं पर भी रख सकते हो, आमतौर पर ये सेटिंग्स या यूजर के जो हम रखते हैं नेविगेशन बनाते हैं उसके अंदर ये होती है, तो आप ये कहीं भी ऐड कर सकते हो। मैंने अभी तक होम में एक बटन लगा के ऐड किया ताकि मैं आपको फ्लो सारा समझा दूं कि आपने इसको डिजाइन कैसे करना है। अब एक चीज इसमें रह जाती है, साइन इन आपने कर लिया सक्सेसफुली, होम पे भी चले गए, लेकिन ये आप जब ऐप को बंद करोगे और अगली दफा ऐप ओपन होगी तो फिर होम ही आनी चाहिए ना, अगर आप सक्सेसफुली लास्ट टाइम साइन इन हो चुके हो, ठीक है। चंद एक सिनेरियो ऐसे होते हैं या एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं करना होता, जैसे कि बैंकिंग एप्स होती है। बैंकिंग एप्स आपका लॉगिन सेशन नहीं रखती, आपको हर दफा दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, या उसमें कुछ ना कुछ टाइम होता है कि अगर आप 2 मिनट 5 मिनट में दोबारा ऐप ओपन करते हो तब नहीं करना पड़ता।
लेकिन जब वो सेशन एक्सपायर हो जाता है ना तो फिर आपको दोबारा करना पड़ता है, तो वो एक अलग केस है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो मोस्टली एप्लीकेशन आपने एक दफ़ा साइन इन कर लिया तो वो साइन इन है, जब तक आप खुद से साइन आउट नहीं करते या किसी भी वजह से सेशन खत्म नहीं हो जाता। दराज जैसी एप्लीकेशन मैंने देखी है ई कॉमर्स की, मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो मेरा अंदाजा है कि वो 1 महीने तक का सेशन रखते हैं, 1 महीने के बाद आपको दोबारा साइन इन करवाती हैं। तो वो हर एक के अपने अपने सिनेरियो है, लेकिन सिंपल सिनेरियो क्या है अभी हमारे लिए जो बेस है सबका, कि आपने साइन इन कर लिया तो आप साइन इन रहोगे जब तक कि आप साइन आउट नहीं कर सकते, साइन आउट नहीं कर देते। तो उसको ज़ाहिर डिसाइड करना पड़ेगा किसी जगह पर कि ये पहले से यूजर साइन इन हुआ था या नहीं, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो एक्टिविटी वो मैंने मेन एक्टिविटी को ही रखा है और उसके अंदर ये लॉजिक लगाई है कि वो मेन एक्टिविटी में चेक होगा कि यूजर पहले से साइन इन था या नहीं, और हमारी लॉन्चर एक्टिविटी भी मेन एक्टिविटी होगी, साइन इन नहीं अब होगी। आपने पहले जितना भी किया था उसमें साइन इन को रखा था, यहाँ पर आप देखें मैनिफेस्ट में अब हमारी जो होगी साइन इन नहीं है, अब हमारी जो मेन एक्टिविटी है ना वो लॉन्चिंग एक्टिविटी है। और इसके अंदर आप देखें हम क्योंकि साइन इन जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो फायरबेस से कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फायरबेस से हमें पता चलेगा कि यूज़र लास्ट टाइम साइन इन हुआ था या नहीं हुआ। उसका तरीकाकार क्या है, फायरबेस आथ गेट इंस्टेंस, ये सेम ही है हर दफ़ा जब भी आपने आथ का इंस्टेंस गेट करना है, और गेट करंट यूज़र। अगर तो ये नल है, हमने चेक लगाया कि अगर ये नल है तो इसका मतलब है ये साइन इन नहीं हुआ था, तो इसको साइन इन करवाना है आपने। और अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब ये साइन इन हो चुका है। तो इफ एल्स लग गए यहाँ पर सिंपली चेक किया, अगर नल है तो एक्टिविटी स्टार्ट करवाई इंटेंट बना के साइन इन एक्टिविटी, ठीक है जी। साइन इन एक्टिविटी स्टार्ट करवाई इस केस में, और एल्स के केस में क्या है कि वो साइन इन था लास्ट टाइम भी, तो होम एक्टिविटी का इंटेंट बनाया और फिनिश कर दिया इसको मेन एक्टिविटी को, क्योंकि मेन ने फिनिश होना ही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है मेन के अंदर। इसमें इतना ही है कि ये चेक करेगी कि कौन सी एक्टिविटी आगे चलानी है, तो इसको फिनिश करवा दिया और इन दोनों में से चेक के हिसाब से वो एक्टिविटी चल जाएगी। अब साइन इन में क्या किया, साइन इन में लास्ट जैसे आपको बताया था उसी तरह से मैंने वैलिडेशन नहीं इसमें लगाई, वैसे उसको गेट किया ईमेल और पासवर्ड को एडिटेक्स से, प्रोग्रेस डायलॉग लगाया, प्रोग्रेस शो करवाया। इसमें भी कुछ ने गलती की थी, प्रोग्रेस आपने ज़ाहिर है शो करवानी है जब बटन पे प्रेस होगा, साइन इन की लॉजिक जहां पर है आप वहां पर लगाओगे, और यहाँ आपकी वैलिडेशन लगेगी, वैलिडेशन के बाद आप प्रोग्रेस डायलॉग दिखाओगे, वैलिडेशन से पहले नहीं। क्योंकि वैलिडेट जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला काम जो पोस्ट प्रोसेसिंग थी वो हो चुकी, अब रिक्वेस्ट भेजनी है, और रिक्वेस्ट भेजने के केस में प्रोग्रेस डायलॉग आना चाहिए ना, तो इस केस में यहाँ पर आ जाएगा। एक ने गलती की हुई थी, शो निकाल करवाया था, ये भी मैंने आपको बताया जब तक शो निकाल करेंगे डायलॉग पे तो वो शो नहीं होगा, उससे पहले तो आप सिर्फ उसे क्रिएट कर रहे हो। शो कॉल हो गया और उसके बाद हमने फिर डीओ के थ्रू साइन इन में उसी तरह से कॉन्टेक्ट दिया, ईमेल पासवर्ड और कॉल बैक दिया, यहाँ पर रिस्पॉन्स कॉल बैक। अब सक्सेस और एरर दो मेथड हमने ओवर ऐड किए थे, इन दोनों में आपको डायलॉग को डिसमिस भी करना है, ठीक है। आप क्योंकि चाहे एरर आए या सक्सेसफुल हो, आपको दोनों केसेस में डायलॉग डिसमिस करना है। डायलॉग डिसमिस क्यों, अगर नहीं करोगे तो वो वहीं पर ही स्टक रह जाएगा, और डायलॉग भी ये वाला हमने नॉन कैंसलेबल रखा हुआ है, तो नॉन कैंसलेबल की वजह से यूजर कुछ भी नहीं कर सकेगा सिवाय इसके को एप्लीकेशन बंद ही कर दे, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको डायलॉग को डिसमिस करना है, ऐसा सिनेरियो कहीं पर भी आएगा तो आपको करना होगा, तो डायलॉग डिसमिस करना है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या किया है, होम एक्टिविटी चला दी है, इस एक्टिविटी को फिनिश कर दिया और टो शो करवा दिया, वो शो करवाना ना करवाना आपकी मर्जी है। और एरर के केस में भी डायलॉग डिसमिस किया और टोस्ट शो करवा दिया। अब टोस्ट में मैसेज वो ही दिया है जो हमें कॉल बैक ने प्रोवाइड किया, ताकि एग्जैक्टली पता हो ना कि क्या है, अदरवाइज पता नहीं चलता, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, ईमेल गलत दी हो सकती है, साइन अप के केस में ईमेल पहले से एग्जिस्ट हो सकती है, तो ये चीज़ पता तो चलनी चाहिए ना यूजर को कि वो गलत क्या कर रहा है। आप कोई भी एक स्टैटिक मैसेज नहीं दे सकते कि इनवैलिड या रॉन्ग पैरामीटर्स वगैरह वगैरह, इस तरह का आप कोई स्टैटिक नहीं दे सकते, उसे पता ही नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पर है।
और फील्ड वैलिडेशन के केस में भी आपको चाहिए कि आप बताओ कि ईमेल खाली है या पासवर्ड खाली है, ऐसा ना कहो कि ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। ये 2-4 फील्ड में तो नहीं इतना इशू होता, इसमें तो 2 ही है, लेकिन जब ज्यादा होना तो फिर यूजर को भी दिक्कत होगी कि कौन सी फील्ड नहीं उसने फिल की, उसे ढूंढना पड़ेगा वो। तो आप एग्जैक्टली बता दोगे तो उसके लिए ढूंढना आसान होगा। ठीक है जी, ये किया और इसके बाद सिंपली होम एक्टिविटी चल गई। अब जब होम एक्टिविटी, अब यूजर साइन इन के बाद एप्लीकेशन को बंद भी कर देता है कंप्लीटली, तो जब दोबारा मेन एक्टिविटी चलेगी तो वो एल्स पार्ट में आएगी, क्योंकि उसे करंट यूजर नल नहीं मिलेगा ना, वो नल होगा नहीं, करंट यूजर में कुछ ना कुछ डाटा पड़ा होगा, तो वो नल नहीं होगा, तो वो इधर आएगा और इधर से होम एक्टिविटी जो है वो चल जाएगी। होम एक्टिविटी में सिंपल एक बटन लगाया हुआ है, उस बटन पे कंफर्मेशन डायलॉग शो करवाया, और अगर वो यस करता है तो साइन आउट करवा दिया। ठीक है जी, तो यस के केस में साइन आउट, और साइन आउट के साथ ही हमें कहां पर इसको लेके जाना, साइन इन एक्टिविटी पे। जब भी आप किसी ऐप में लॉग आउट करते हो तो वो किसी और एक्टिविटी पे और स्क्रीन पे शिफ्ट होता है, वो वहीं पर नहीं रह जाता, और उसका रहना बनता भी नहीं वहां पर, तो आप उसको साइन इन पे ले जाओगे। और स्टार्ट करने के बाद ये भी फिनिश, इसको भी साथ साथ याद रखना है, फिनिश नहीं करोगे यूजर बैक करेगा तो वापस वहीं पर ही आ जाएगा। अब साइन आउट होगा और फिर भी वो होम पे आ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, अगर वो साइन इन नहीं है तो वो होम एक्टिविटी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक बेसिक फ्लो है आपका, सिंपल साइन इन का भी है, तो आपको टोटल आप समझ लें कि साइन इन से होम तक जाने का भी तो आपको एक मिडल मैन लाजमी चाहिए, जो स्टार्ट में डिसाइड करेगा कि असल में कौन सी एक्टिविटी चलानी है। ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन भी हो सकती है, जिसमें सिंपली एक वो दिखाना होता है, स्प्लैश भी हो सकती है, और कोई ऐसे, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं करना, ये नजर भी नहीं आएगा, इसका जो व्यू है नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से अभी इसने लोड भी नहीं होना और इसने इस एक्टिविटी ने फिनिश हो जाना, तो इसका फ्लैश भी नहीं होगा, डायरेक्टली आपकी जो भी एक्टिविटी है वो शो हो जाएगी आप। आज के बाद नेक्स्ट जो है वो है फायरबेस डाटाबेस। उसके लिए पहले आपको फायरबेस कंसोल में जाके डाटाबेस को अनेबल करना है, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन के लिए ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन अनेबल की थी। यहाँ पैनल में आपके पास ऑप्शन है बिल्ड, और बिल्ड के बाद है रियल टाइम डाटाबेस। ठीक है जी, एक फायर स्टोर डाटाबेस है, ये नहीं करनी, रियल टाइम डाटाबेस जो है इस पे आपने क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम पे तो ये आपसे वो पूछेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करवाएगा जो आपने सेट करनी है। क्रिएट डाटाबेस, और यहाँ से जो भी डिफ़ॉल्ट है आपकी वो डाटाबेस लोकेशन वो ही सेट कर लें, और इसको आप टेस्ट मोड में अभी रख लें। टेस्ट मोड में 1 मंथ के लिए आपको बगैर ऑथेंटिकेशन के भी ये एक्सेस करने देता है, लेकिन इसके बाद आप क्या होगा, या अगर आप लॉक मोड में रखोगे तो इसका मतलब लॉक मोड में तो कुछ भी नहीं कर सकते, और इसके केस में होता है कि आप ऑथेंटिकेट हों अगर फायर बेस से, जैसे ईमेल पासवर्ड से करते हैं, तो उसके बाद फिर आप एक्सेस कर सकते हो डाटाबेस। तो स्टार्ट में हम सिर्फ इसे टेस्ट मोड में ही रखते हैं और अनेबल कर लेते हैं। रियल टाइम डाटाबेस में आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी नज़र आती हैं। डाटा पे क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा इसमें सेव है वो नज़र आ जाएगा, और जो वो टेस्ट मोड वाली चीज़ है वो रूल्स के अंदर आती है, जो रूल सेट किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल्स क्या हैं, रीड और राइट के 1 महीने के लिए 25/12 तक जो है वो आपको, आप इसको कर सकते हैं। तो या इसको चेंज कर दें या यहाँ पर ट्रू रख देंगे तो फिर वो परमानेंट ही हो जाता है, लेकिन ये डिस्करेज करता है फायरबेस कि आप इसको परमानेंटली ओपन ना रख दें। उससे ये होता है कि अगर किसी को ये यूआरएल पता चल गया ना तो वो सारा डाटा एक्सेस कर सकता है। अगर किसी वजह से ये यूआरएल किसी को मिल गया तो कंप्लीट डाटा आपका एक्सेस हो सकता है, अगर आप उसे ऑथराइज नहीं रखते, ओपन कर देते हैं। तो इसलिए वो डिस्करेज करते हैं कि आप ऐसा ना करें। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें एक तो डाटा एंटर करने का तरीकाकार यही है, पैनल से आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ प्लस करेंगे और की वैल्यू पेयर में आप डाटा बताएंगे। और दूसरा तरीकाकार है हमें जो असल है कि कोड के थ्रू आपने करना है, यूज़र को आपने देना है, कोई फॉर्म बना के आप देंगे और यूज़र फॉर्म में डाटा एंटर करेगा और फिर आप उसको सेव करवाएंगे। तो वो चीज़ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने अनेबल इसको कर लिया, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले की थी
यानी जो 2-3 चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं ग्रेडल के अंदर। प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में एक ये लाइन ऐड करनी होती है, ठीक है, ये एक दफ़ा का ही काम है। आपने जब एक दफ़ा कर लिया फिर आप आथ भी यूज़ कर सकते हो, आप डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। और ऐप के अंदर आपने एक ये सर्विसेज की लाइन ऐड करनी थी आईडी के साथ, और फिर यहाँ पर आपने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। पहले हमने आथ की ऐड की थी, अब डेटाबेस की ऐड की है। ये डिपेंडेंसीज आपको ऑनलाइन आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी या डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। तो ये इसका वर्जन होता है, इसका 21 वर्जन है इस वक्त का जो लेटेस्ट है। तो ये डिपेंडेंसी ऐड की है हमने डेटाबेस के लिए, पहले हमने ऐड की थी आथ के लिए। तो ऐसे जो जो फीचर हम यूज़ करते जाएंगे उस हिसाब से डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी होंगी। ठीक है, ये ऐड होगी। ये जब आप ऐड करेंगे, लाइक मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ऐड करता हूँ, ये सिंक की ऑप्शन आती है। तो जब भी आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो सिंक की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पर सिंक पे क्लिक करना है तो वो सिंक हो जाएगा। इसका ख्याल रखना है इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस ना आए, अदरवाइज ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको एरर देता रहेगा। और अगर ये रिजॉल्व ना हुआ तो आप डेटाबेस का जो भी कोड है वो नहीं यूज कर सकते। ये हो गया। अब डाटा सेव कैसे करवाना है, मैं सिंपली कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिलहाल बना रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डाटा सेव किस तरह से करवाया जाएगा। ये भी सिंगटन है, सेम उसी तरह फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस हम करेंगे, और इंस्टेंस से हमें इंस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद डॉट गेट रेफरेंस, रेफरेंस में हमें बताना होगा, वहाँ डेटाबेस में हमारे पास मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, मतलब यूज़र्स हो सकते हैं, आर्डर्स हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस बताना होगा कि आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं। यानी जिन्हें मैं एंटिटी आपको बताया था, जैसे एंटिटीज होती हैं यूज़र, आर्डर, प्रोडक्ट, टीचर्स, तो एंटिटी यहाँ पर क्या होगी आप वो रेफरेंस में बताओगे। तो मिसाल है यूज़र्स का है तो हम यहाँ पर यूज़र्स लिख देंगे, ये एक स्ट्रिंग है सिंपल। अब ये रेफरेंस बता दिया। अब जब ये रेफरेंस इतना बता दिया तो जितने भी इसके अंदर डाटा होगा वो सारा गेट होगा, या इस सारे डाटा को चेंज किया जा सकता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पे जाना है, जैसे हमने जो बनाया था वो क्या तरीकाकार था कि हमारे डेटाबेस में क्या होगा, यूजर्स, फिर यूजर के अंदर कोई यूआईडी होगी और फिर उसके अंदर उसका सारा डाटा होगा। तो असल एंटिटी इसमें क्या होगी, रेफरेंस वाली वो यूजर्स होगी, फिर उसके बाद यूआईडी और फिर उसके अंदर डाटा। तो यूजर तो इस केस में जाहिर है सारे यूजर तो नहीं, कोई एडमिन वगैरह उसको आप दिखाएंगे। अगर आप बात करें करंट यूजर की या पर्टिकुलर यूजर की जो अभी का डाटा जिसका देखना है, तो इसके बाद फिर मेथड आता है डॉट चाइल्ड। रेफरेंस आपने वो एंटिटी गेट कर ली, उसके बाद आप चाइल्ड बताओगे कि कौन सा चाइल्ड चाहिए। यहां पर आप यूआईडी दोगे तो वो पर्टिकुलर कोई एक यूजर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यूआईडी हम कैसे गेट करते हैं, फायरबेस आज से। या अभी के लिए सिंपली स्ट्रिंग है ना, तो कोई भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास करोगे। और अगर सिनेरियो है कि यूजर पर्टिकुलर गेट करना है जो लॉगिन हुआ है, तो हम फिर फायरबेस आज से यूआईडी गेट करके इसको दे देंगे। इसको एक स्ट्रिंग चाहिए एज अ चाइल्ड, तो ये हमने बता दिया। अब यहाँ पर आता है डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हो। अब आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, या की वैल्यू पेयर में मैप दे सकते हो, या सिंपल कोई एक सिंगल वैल्यू दे सकते हो। सिंगल वैल्यू भी दोगे तो एक सिंगल वैल्यू यूजर के अंदर, यूजर, ये चाइल्ड और ये वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह आप एक सिंपल वैल्यू सेव, अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो ये वैल्यू डेटाबेस में सेव हो जाएगी। जितनी देर मैं रन करता हूं आप जरा गैस करें पेपर पे कि ये जो डेटाबेस में सेव होगा तो किस तरह सेव होगा। ये इंस्टॉल हो गई और आपके सामने ये डाटा यहाँ पर आ गया। हमारे पास अब क्या था, रेफरेंस था यूजर्स। तो पहले इधर नल था तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस भी क्रिएट हो गया, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये यूआईडी थी और ये वैल्यू थी। तो की ये बन गई और वैल्यू ये बन गई। ठीक है, अगर हम पुराने पैटर्न की तरह चलें कि यूआईडी और उसके अगेंस्ट फिर उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, डायरेक्टली नहीं होंगी, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डॉट चाइल्ड, और यहाँ पर हम चाइल्ड कह देंगे नेम, और फिर उसकी वैल्यू सेट होगी। तो अब क्या होगा कि ये यूआईडी और फिर उसके अंदर एक चाइल्ड है
नेम और फिर उसका ये नेम कोई आ जाएगा इधर। अब अगर इसको हम रन करते हैं और इसमें एक और चीज़ है कि ये रिप्लेस कर देता है, जहाँ भी उसे मैच मिलना है अब ये यूआईडी दोबारा से सेम ही है तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये रियल टाइम में होता है, तो यहाँ पर आपको रियल टाइम में वो चेंजेस जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, जो ख़त्म हो गया और अब आप देख सकते हैं कि वो जो पैटर्न हमने डिसाइड किया था वो बन गया, ये यूआईडी और उसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। और यूआईडी का हमने कहा था कि ये हम खुद से तो नहीं देंगे ना, हर एक की यूनिक होनी चाहिए, और ये वो होगी जो फायरबेस पाथ यूआईडी देता है जब आप साइन इन करते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फायरबेस पाथ डॉट गेट इंस्टेंस, आप किसी स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं और डायरेक्टली भी दे सकते हैं, गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूआईडी। ठीक है, तो ये अगर आप देंगे अब ये डायनामिक हो जाएगी, हर यूज़र को एक यूनिक मिलेगी, जब वो साइन इन करेगा तो हर एक की अपनी अपनी यूआईडी के अगेंस्ट डाटा सेव होगा। ठीक है जी, ये आगे जो फायरबेस से मिलती है यूआईडी, और इधर भी नेम उसका सेम ही आ जाएगा, लेकिन उसने अब एक नया बना दिया क्योंकि यूआईडी डिफरेंट है, तो वो नया बनाएगा, नेम तो सेम हो सकता है, वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर सेम हो सकती हैं। और ये यूआईडी हम इधर से कंफर्म भी कर सकते हैं, अगर अथेंटिकेशन में जाएं तो यहाँ पर एक ही बना हुआ है यूज़र और YFVJJ ये आपके सामने यूआईडी है। और अगर डेटाबेस में देखें जो अभी हमने आथ किससे गेट करके यूआईडी दी है, ठीक है जी, YFVJJ वो यूआईडी है। तो आज से जब आप गेट करेंगे तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि किस यूज़र की कौन सी है और उसका डाटा क्या है। तो इस तरह से आ जाता है डाटा जो आपका, ऐसे आप सेव करवा सकते हो। अगर आपको अब एक और प्रॉपर्टी सेव करवानी है, नेम के साथ एज अगर सेव करवानी है, तो फिर आपको ये सारे का सारा कॉपी पेस्ट करके, तो यहाँ पर आप आपको एज दोगे और सेट वैल्यू में आप जो भी एज है वो लिख दोगे। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक सारा सेम है और यहाँ पर आके आपको कुछ चेंज करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप जो रेफरेंस है ना वो आप गेट करके रख लो, यानी एक रेफरेंस बना के आप रख लो, ये डेटाबेस रेफरेंस, और फिर उसके ऊपर आप वो काम कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डेटाबेस रेफरेंस। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना ये फायरबेस का हो, डेटाबेस रेफरेंस फायरबेस डेटाबेस से ये आ रहा है। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ यूज़र रेफ, और ये रेफरेंस हमारा यहाँ तक बनता है। ठीक है जी, अब इस रेफरेंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ, या मैं करूँगा यूज़र रेफ डॉट चाइल्ड डॉट नेम और उसकी सेट वैल्यू। अब ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी मैं उसी को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, वो एक दफ़ा मैंने बना लिया, जहाँ तक वो उस पर्टिकुलर यूज़र तक पहुँचना है वो बना लिया रेफरेंस, जितने भी आप चाइल्ड चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद ये क्योंकि डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने नेम सेव कराना तो मैं चाइल्ड नेम से करूँगा, यहाँ एज सेव करवानी है तो फिर एज से करूँगा। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए आपको अलग अलग सेव करवाना पड़ेगा, ये अलग अलग डेटाबेस रिक्वेस्ट जाती हैं नेटवर्क से और वो एक एक करके सेव करता है। लेकिन हमने अपनी मॉडल क्लासेस के साथ काम करना है,
मॉडल क्लासेस के थ्रू आपने डाटा को सेव भी करवाना है और गेट भी करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह करने की बजाय आप अपनी एक मॉडल क्लास बनाओगे। मिसाल हम यूज़र ही बना लेते हैं, और इसके अंदर रख देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम और एज। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने रख दी, नेम और एज। पब्लिक रख देंगे डायरेक्टली एक्सेस होगा, प्राइवेट रखेंगे तो सेटर गेटर आपको बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कोई भी मॉडल जिसको आपने सेव करवाना है तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र। फिर आप इसके वैल्यू सेट करोगे, यूज़र डॉट नेम इज इक्वल टू, सेटर गेटर ही बनाया, डायरेक्टली मैं एक्सेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ को। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं शार्ट से कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप इसको प्राइवेट करो और इनके सेटर गेटर बनाओ। ठीक है, सेट नेम गेट नेम सेट एज गेट एज। तो इस तरह आप सेटर गेटर बनाओ। ये शार्ट की है इसकी आल्ट इंसर्ट, अगर आप प्रेस करो तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है सेटर गेटर। आप इस पर क्लिक करो तो जितनी फील्ड इसके अंदर होंगी ना वो ऑप्शंस देगा, आप उनको सेलेक्ट करके ओके करोगे तो वो खुद ही सेटर गेटर बना देगा। अदरवाइज कोई इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं होता इसका। आप सिंपली इनके सेटर गेटर बना के, अब मैं इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, अब मुझे यहाँ पर सेट नेम से करना होगा। और नेम कुछ यहाँ पर दे देते हैं, कुछ भी रैंडम। और इसी तरह से एज, सेट एज, तो ये आ गया सेट एज। एज गलती से वैसे स्ट्रिंग रखा गया है, एज इंटीजर होता है, तो इस गलती को अभी ठीक कर लेते हैं। यहाँ हम करेंगे जी प्राइवेट इंट एज। ठीक है जी, अब जब ऐसे आप करेंगे तो ये सेटर गेटर दोनों ही इसके ख़राब हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग थे। तो इसको ख़त्म करके हम दोबारा बनाएंगे किस तरह से, आल्ट इंसर्ट गेटर सेटर। यह बात दे रहा है कि एज का गेटर सेटर नहीं है, तो वो पहले से सिलेक्टेड है ना हो तो आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो और ओके, तो ये बन गया। अब इसको यूज़ करेंगे सेट एज और एज वट। तो ये हमारा एक मॉडल ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो गया। हमने उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस भी बना लिया और उसके पैरामीटर भी सेट कर लिए। अब इसको सेव करवाना है तो हम क्या करेंगे, यूज़र एफ हमारे पास है, अब हमें ये चाइल्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चाइल्ड में नेम जो हम दे रहे थे वो वेरिएबल हमारे पास आ गया, तो वो वेरिएबल्स के थ्रू करेगा। तो इसकी बजाय सेट वैल्यू में हम यूज़र का ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है जी, जब आप यूज़र का ऑब्जेक्ट दोगे तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ये भी ख़त्म हो जाएगा, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी सेव हो जाएंगी। आप कोई नई प्रॉपर्टी भी ऐड करोगे तो आप यूज़र में जाके ऐड करोगे, और नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉपर्टीज में वैल्यू रख के सेव करोगे तो डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो आपको फिर वो चाइल्ड के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो ज़ाहिर है आपने बताना है कि किस में सेव करना है, यूज़र्स, फिर किसी पर्टिकुलर यूज़र के अंदर वो डाटा सेव करना है ताकि मल्टीपल यूज़र का सेव हो सके ना। तो आप यहाँ रेफरेंस में कोई नई नोड लिख दें, आप जो नाम लिखेंगे वो एक नई नोड बन जाएगी। ठीक है जी, नेम और एज जो अभी हमने दिए थे, पहले तो ABC था ना, जो अभी हमने दिया है यहाँ पर वो वाला सेव हो गया। तो इस तरह आप मॉडल क्लासेस के थ्रू अपना डाटा सेव कराओगे और गेट भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ जी, आप अगर इसमें जेंडर की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं ना तो वो आ जाएगा इधर, लेकिन उसके लिए आपको जेंडर की वैल्यू यहाँ सेट करनी पड़ेगी।
सेट वैल्यू में देने से पहले ऑब्जेक्ट उसकी वो जितनी प्रॉपर्टी सेट करोगे, वो जो प्रॉपर्टी नल होगी वो सेव नहीं होती, वो आपको नजर भी नहीं आएगी। अगर मैं इसमें नेम में अगर कुछ भी ना रखता, नेम को सेट ना करता, तो नेम आपको यहाँ नजर भी नहीं आना था, क्योंकि जो नल है वो नजर नहीं, यहाँ शो नहीं करवाता वो। यहाँ वैसे ना खत्म कर दी इसको नल करने की, मुझे लगता है एम्प्टी है, तो एम्प्टी रख देता है, वो नल को सेव नहीं करवाता, नल आपको शो भी नहीं होता। तो जो प्रॉपर्टीज आप सेट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये तो था सेव करने का, आप रेफरेंस बनाते हो, रेफरेंस पे जिस भी रेफरेंस में आप सेट वैल्यू करते हो उस पर सेव कर देता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि गेट कैसे करना है। अब यही डाटा अगर आपने गेट करना है, हम इसी रेफरेंस को लेते हैं और इसका डाटा हमने गेट करना है जो हमने सेव करवाया था। ठीक है, समझ लें कि अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यूजर ने फॉर्म के थ्रू डाटा सेव करवा दिया और वो सेव हो गया, वो डाटाबेस में पड़ा हुआ है। अब वो जो डाटाबेस में पड़ा है वो गेट करना है। हमें इतना पता है कि वो कैसे गेट होना है, यूजर एंटिटी है और एक पर्टिकुलर यूजर के लिए हम फायरबेस आज से उसकी आईडी गेट कर लेते हैं, तो ये रेफरेंस तो यही रहेगा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर के लिए है, हर सिनेरियो में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा। अब हमने इसकी वैल्यूज गेट करनी है, तो हम करेंगे यूजर रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू था एड वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है जी, एंड पे सेमीकोलन आएगा। एड वैल्यू इवेंट लिसनर, यहाँ पर आपको उसी तरह से ये कॉल बैक है वैल्यू इवेंट लिसनर, ये दो मेथड आपको देता है, डाटा चेंज का और डाटा कैंसल्ड का। ठीक है, डाटा चेंज में आपको असल वो डाटा मिलता है और ऑन कैंसल्ड में अगर कोई मसला हो गया, कोई एरर आ गया, तो वो यहाँ पर आता है। ऑन डाटा चेंज में आप देखेंगे आपको मिल रहा है स्नैपशॉट, डाटा स्नैपशॉट, असल आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये है जर्नल। जर्नल में वो फिक्स तो नहीं कर सकता कि आपको यूजर मिलेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा डाटा स्नैपशॉट, इससे हमने कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जिस रेफरेंस के थ्रू हम डाटा गेट कर रहे हैं, इससे हमें एक यूजर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर्स रखते हो तो ऑर्डर मिलेगा। अब ये आपने रेफरेंस खुद बनाया ना, तो आपको पता है कि आपको किस तरह का मॉडल इससे मिल सकता है, इस स्नैपशॉट से। तो हम यही करेंगे कि हमें पता है इससे यूजर मिलना है, तो हम यूजर इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और इसमें हम बताएंगे यूजर डॉट क्लास। तो मैंने आपको बताया था ना जीसन है इसके अंदर, जो जेसन से टू एंड फ्रॉम करती है, जेसन से मॉडल बना लेती है, मॉडल से जेसन बना लेती है। तो उसी के थ्रू हमने किया, हमने उसको बताया कि ये जो स्नैपशॉट आया है ना, इसको यूजर में कन्वर्ट करो, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब वो वाकई यूजर हो, यानी वैल्यू उसमें प्रॉपर्टीज मैच करें। नेम और एज हमने प्रॉपर्टी रखी थी, अब जब इस रेफरेंस पे हम जाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ नेम और एज मिलेगा, तो ये फिर ही उसे कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये यूजर मिल गया। अब आपने इसको कहीं पर शो करवाना है, किसी टेक्स्ट व्यू में दिखाना है, तो आप सेट टेक्स्ट के थ्रू दिखा सकते हो। ठीक है, जो भी आपने करना है आप इसके साथ कर सकते हो। मैं अभी सिंपली इसको लॉग में शो करवा रहा हूँ, ऑन डाटा चेंज, और यहाँ पर मैं इसका नेम गेट नेम और यूजर डॉट गेट एज, दोनों चीजें मैंने लॉग में शो करवाएंगे। एक और चीज हम देखें, क्योंकि ये रियल टाइम डाटाबेस है, जैसे ही चेंज होगा तो ये दोबारा कॉल हो जाएगा और ये डाटा आपको यहाँ पर दोबारा मिलेगा, वो भी हम देखते हैं अभी। ये है ऑन डाटा चेंज, यही हमने इसकी की रखी थी, जो टैग रखा था। तो ऑन डाटा चेंज हो, यहाँ पर आपको 67 और इधर एम्प्टी है, क्योंकि हमने वे नेम वो चेंज कर दिया था।
अब अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, ये मैंने वैल्यू यहाँ सेव की, ये रियल टाइम डाटाबेस की होने की वजह से ये दोबारा कॉल होगा, ठीक है। और आपके सामने वो अब नई वैल्यूज मिल गई हैं, 67 तो 67 ही रहा, और ये नेम चेंज हुआ है तो ये आपको मिल गया। मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ, एज को बिल फर्स्ट चेंज कर देते हैं, तो ये ठीक है। तो रियल टाइम डाटाबेस है, कहीं से भी ये डाटा चेंज हुआ और आपने क्योंकि उस पर रेफरेंस के ऊपर लिसनर लगाया हुआ है उस रेफरेंस पे, तो जैसे ही डाटा चेंज होता है तो ये कॉल हो जाता है, ठीक है जी। ये जो लिसनर हमने लगाया तो ये कॉल हो जाता है, लेकिन हमने रेफरेंस लगाया हुआ है किसके ऊपर, इस पे। अगर मैं इसमें डाटा चेंज करूंगा फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंट है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, वो पुराना ही जो एक आया हुआ है वो ही है। तो जिस भी लेवल पे आप रेफरेंस लगाओगे अगर उसमें कोई डाटा चेंज होगा तो आपको उसी टाइम ही मिल जाएगा, इसलिए इसको रियल टाइम डाटाबेस कहते हैं। हमने वो रेफरेंस इस लेवल पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंडर जितनी वैल्यूज हैं, जब इनमें से कोई भी चेंज हुई तो वो ट्रिगर हो जाएगा। यहां पर नहीं लगाया, ठीक है, तो इसमें मैं जो मर्जी चेंजेस करूंगा ट्रिगर नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है इस पे? डाटा सेव करवाने का और गेट करवाने का दोनों हमने देख लिया। ऊपर कहां पर? वो यहां मिलेगा ना आपको, कोड में तो कुछ नहीं चेंज हो जाना, वो तो कमेंट किया हुआ है। वो यहाँ पर आपको ये पूरा मेथड ही दोबारा कॉल होता है, ये जो ऑन डाटा चेंज है ना ये सारा दोबारा कॉल होता है जब भी उधर से हम चेंज करते हैं। और ये उधर से तो मैं पैनल से कर रहा हूँ ना, ये कोई और जगह से भी तो हो सकता है ना, ये डाटा तो यूजर का चले ये नहीं हो सकता, प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है, कोई और चीज का डाटा हो सकता है कि वो एक यूजर डाटा देख रहा है और एडमिन ने चेंज किया तो फौरी तौर पर उसको चेंज वहां नजर आएगा। तो ये इस मकसद के लिए होता है, यूजर का डाटा तो कोई और चेंज नहीं करेगा, वो वही यूजर चेंज कर सकता है। एक सिनेरियो हो सकता है कि एक यूजर ने 2 मोबाइल डिवाइसेस पे लॉगिन कर लिया, अब वो एक से अपना नेम को अपडेट करता है तो वो दूसरी में भी उसी वक्त नजर आएगा उसको, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। अब ये चीज क्लियर हो गई, सेव कैसे करना है और गेट कैसे करना है। एक लास्ट चीज रह गई है, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको रियल टाइम चेंजेस नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ एक दफा डाटा चाहिए होता है बस, उसके बाद आपको दोबारा वो डाटा नहीं चाहिए या रियल टाइम इवेंट्स आपको नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, आप लिखोगे ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, बस, और कुछ नहीं चेंज करना। ये दो अलग अलग मेथड है, एक है ऐड वैल्यू लिसनर है ना, ठीक है, और एक है ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। तो सिंगल वैल्यू इवेंट में बस एक दफा आपको मिलेगा, इसके बाद जितनी दफा मर्जी चेंज हो आपको दोबारा ये मेथड कॉल नहीं होगा, जब तक कि आप एक्टिविटी बंद करके दोबारा ना चलाओ। आप एक्टिविटी बंद करके दोबारा चलाओगे फिर एक दफा ये कॉल होगा, समझ गए बात को। और अगर आप ये लगा देते हो ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, तो ये हर रियल टाइम जो अपडेट आ रही होगी वो आपको मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी सिंगल वाले में। तो ये भी सिनेरियो होते हैं जहां पर आपको अपडेट्स नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ एक दफा डाटा गेट करना होता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब इसकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लो।